नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। तो साथियों, आज के इस वीडियो के अंदर हम क्लास 12 का चैप्टर नंबर 2 ज्योग्राफी का विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि का वन शॉट वीडियो देखने वाले हैं। तो कल से हमने शुरू की थी जो कि वन शॉट सीरीज, जिसके अंदर पहला चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है और आज अपना है दूसरा चैप्टर। तो मेरा नाम है संजय और शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो शुरू करते ही अपने पास टॉपिक आता है जनसंख्या वितरण। तो जनसंख्या वितरण उस टॉपिक को देखते हैं। तो पृथ्वी पर लोग क्या हैं कि असमान रूप से वितरित हैं, यानी कि यहाँ पर लिखा है कि समान रूप से वितरित नहीं है और असमान रूप से क्या है, असमान रूप से वितरित हैं लोग। और विश्व की 90% जनसंख्या है वो कितने स्थल भाग पर निवास करती हैं, तो 10% स्थल भाग पर निवास करती हैं। और विश्व के 10 सबसे अधिक आबादी वाले देशों में से 60% जनसंख्या है वो इनके अंदर निवास करती हैं। सर्वाधिक आबादी के कितने 10 देश हैं, उसके अंदर विश्व की 60% जनसंख्या क्या करती हैं, 60% जनसंख्या इस 10 देशों के अंदर निवास करती हैं। और अब अपना नेक्स्ट टॉपिक है कि इन देशों में से 6 देश हैं वो हैं एशिया के। 6 यानी 6 देश किसके हैं, तो ये हैं एशिया के। एशिया के कितने देश हैं, 6 देश। 10 देशों में से भी एशिया के अंदर बात करें तो 10 देशों में से 6 देश ऐसे हैं जिसके अंदर जो कि है एशिया के देश हैं। और अब हम मुख्य तथ्य देख लेंगे। तो मुख्य तथ्य के हमने सार भी, तथ्य के माध्यम से स्लाइड का सार भी हम लेकर आए हैं साथ में। तो हम तथ्य के सार, जो कि मुख्य तथ्य यानी कि सार देख लेते हैं। तो लगभग है ना 90% जनसंख्या है वो 10% स्थल भाग पर निवास करती है। और पॉइंट नंबर 2 है कि 10 सबसे अधिक आबादी वाले देशों में लगभग 60% जनसंख्या निवास करती हैं। और इन 10 देशों में से 6 जो कि देश हैं एशिया में स्थित हैं। और हम नोट पढ़ लेते हैं। तो नोट के अंदर भी हम लेकर आए हैं कि अब देखते हैं। अतः तो एक देश की पहचान उसके लोगों से होती है। एक देश की पहचान उसके लोगों से होती है। लोगों को देश का वास्तविक संसाधन माना जाता है। तो देश का वास्तविक संसाधन कौन है, तो वो हैं लोग। और क्योंकि वे अन्य संसाधनों को उपयोग करते हैं और उनकी नीतियाँ निर्धारण करते हैं। लोग क्या करते हैं कि जो भी, जैसे कि नदी हो गई, सड़क हो गई, पहाड़ पर्वत, इन सभी का क्या करेंगे, उपयोग किस प्रकार से करना है, किस प्रकार से नहीं करना है, वो मानव ही क्या करेंगे, निर्धारण करेंगे वो सभी का। तो इस कारण है ना, सर्वाधिक महत्वपूर्ण संसाधन विश्व का कौन से, यानी कि पृथ्वी का कौन है, तो महत्वपूर्ण संसाधन हम है, कौन है, हम मनुष्य है ना, सर्वाधिक महत्वपूर्ण संसाधन है जो कि सभी संसाधनों का क्या करता है, यूज़ करता है। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड के अंदर। नेक्स्ट टॉपिक अपना है जो कि है जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व क्या होता है, तो किसी निश्चित क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या तथा उस क्षेत्र के कुल क्षेत्रफल के बीच का अनुपात जनसंख्या घनत्व कहलाता है। जनसंख्या घनत्व क्या होता है, अगर हम साधारण शब्दों में कहें तो व्यक्ति यानी कि प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या को क्या कहलाती हैं, जनसंख्या घनत्व। यानी कि प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या जनसंख्या घनत्व कहलाती है या कहलाता है। और इसका हम सूत्र देखें तो जनसंख्या घनत्व बराबर कुल जनसंख्या बट्टा कुल क्षेत्रफल। तो इसका सूत्र है जनसंख्या बट्टा क्षेत्रफल, यानी कि कुल जनसंख्या बट्टा क्षेत्रफल। ये सूत्र आपको याद कर लेना है, एग्जाम की दृष्टि से ये सूत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये आपके क्वेश्चन जो कि पूछा भी जा सकता है। तो अब हम उदाहरण के माध्यम से समझ लेते हैं। तो मान लीजिए जैसे कि एक देश का नाम है क्या है, नाम है, और उसका क्षेत्रफल है कितना, 100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। और जनसंख्या है जो कि है 1,50,000 जनसंख्या हमने ली है। और यहाँ पर हम इसका जनसंख्या घनत्व निकालेंगे। क्या करेंगे, जनसंख्या घनत्व निकालेंगे। तो जनसंख्या घनत्व निकालने के लिए पहले क्या करेंगे, कुल जनसंख्या लिखेंगे। तो कुल जनसंख्या ये हमने ये है तो 1,50,000 है, तो वो हमने लिख दी। और बट्टों के अंदर हम क्या करेंगे, भाग के अंदर हम देंगे, यहाँ बटा होगी, यानी कि भाग के अंदर हम देखेंगे जो कि क्षेत्रफल लिखना है। तो क्षेत्रफल है अपना 100 वर्ग किलोमीटर, तो यहाँ हम लिख देंगे 100 वर्ग
किलोमीटर यानी कि 100। तो यहाँ पर ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, और अब यहाँ पर बचा है जो कि 1500 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में होंगे। तो कितने होंगे? 1500 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में इसका आंसर आ जाएगा। यानी कि 1 किलोमीटर के अंदर कितने लोग रहते हैं? तो यहाँ पर ये 1500 व्यक्ति रहते हैं। कितने रहते हैं? 1500 व्यक्ति रहते हैं। इसका ये इस प्रकार से हम इसका आंसर भी निकाल सकते हैं। कोई भी अदर क्वेश्चन होता है उसका भी आंसर निकाल सकते हैं। तो और अब हम देख लेते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि अपना ये जनसंख्या घनत्व वाला टॉपिक है वो पूरा हो चुका है। और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर हमने वन शॉट की सीरीज़ हैं वो आपके लिए स्टार्ट किए हैं, जो कि हम पूरे के पूरे क्लास 12th के हैं, जो कि पूरे के पूरे वन शॉट इस चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड करवाएंगे। तो अब नेक्स्ट स्लाइड के अंदर चलते हैं। अब हम देखेंगे कि जनसंख्या घनत्व को या फिर वितरण को, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। तो यहाँ पर कारक की बात करें तो भौगोलिक कारक होते हैं, और राजनीतिक कारण होते हैं, आर्थिक कारक भी होते हैं, सामाजिक कारक भी होते हैं, और क्या होते हैं? राजनीतिक कारक भी होते हैं। ये सभी कारक मिलकर जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो पहले देख लेते हैं मतलब वितरण क्या होता है। वहाँ पे हमने देख लिया था कि किसी क्षेत्र पर लोग किस प्रकार से निवास करते हैं, जनसंख्या वितरण कहलाता है। तो अब हम बढ़ जाते हैं आगे। तो अब हम शुरू कर लेते हैं। तो भौगोलिक कारक देखते हैं। सबसे पहले जनसंख्या को वितरण को प्रभावित करने वालों में से पहला कारक आता है जो कि ए है, वो है भौगोलिक कारक। अब इसके भी हम पॉइंट के माध्यम से देखेंगे। तो पहला अपना आता है कि जल की उपलब्धता। जी हाँ दोस्तों, जहाँ पर जल की उपलब्धता अच्छी होगी वहाँ पर लोग निवास करना पसंद ज़्यादा करते हैं। उदाहरण के लिए जैसे कि अपने हो गया सिंधु जल, जैसे कि सिंधु नदी थी हड़प्पा काल के अंदर। सिंधु नदी जहाँ पर थी वहीं पर लोग क्या है कि बसना शुरू हुए, और वो बन गई सिंधु घाटी सभ्यता। तो लोग जहाँ पर पानी होता है वहाँ पर लोग क्या करेंगे? रहना पसंद करते हैं। और गंगा का मैदान हो गया, वहाँ पर भी लोग रहना पसंद करते हैं, जैसे कि वहाँ पर जल की उपलब्धता के कारण पीने का पानी है, नहाने का, और खेती के लिए पानी मिल जाता है, पशुओं के लिए जो भी पानी की आवश्यकता होती है वो पूरी हो जाती है। तो ये टॉपिक हो गया अपना इस टॉपिक के अंदर पहले अपना हो गया पॉइंट है जो कि जल की उपलब्धता। ये का पूरा आप पढ़ लेना है, मैं पढ़ देता हूँ कि जल जीवन का महत्वपूर्ण तत्व है। लोग उन क्षेत्रों में बसना पसंद करते हैं जहाँ जल आसानी से उपलब्ध हो, और जल का उपयोग पीने, नहाने, भोजन बनाने के लिए के साथ साथ कृषि, पशुओं, उद्योगों तथा नौ परिवहन में भी इसका उपयोग किया जाता है। और अब चौथा कारण है कि यही कारण है कि लोग नदी घाटियों में विश्व के सबसे सघन आबादी वाले क्षेत्र हैं, यहाँ पर लोग बसना पसंद करते हैं। और उदाहरण के माध्यम से देखें तो गंगा का मैदान, नील नदी घाटी, यांगत्सी जो और युआंग हो घाटियाँ हैं, वो इसके महत्वपूर्ण उदाहरण हैं साथियों। अब दूसरा आता है भू आकृति, यानी कि लोग किस प्रकार से की आकृति में रहना पसंद करते हैं। उदाहरण के लिए लोग पर्वतों पर, जैसे कि पर्वत पर कहे तो पर्वत के ऊपर लोग रहना पसंद नहीं करते हैं। अब मैदान की बात करें तो मैदान के अंदर लोग रहना पसंद करते हैं, जैसे कि गंगा का मैदान हो गया। और पठार के अंदर लोग रहना पसंद नहीं करते हैं दोस्तों। क्या हाँ, करते तो हैं लेकिन इतना नहीं करते हैं जितना कि मैदान को प्रायोरिटी मतलब ज़्यादा देते हैं। तो अब इसका देख लेते हैं पॉइंट बाय पॉइंट एक्सप्लेनेशन। तो लोग समतल मैदानों और मध्यम ऊंचाई वाले पठारों पर बसना पसंद करते हैं। समतल ऊंचाई वाला या मध्यम, ये समतल और मध्यम ऊंचाई वाला, ये पॉइंट आपको याद रखना है। पठारों के ऊपर कहाँ जो समतल हो और मध्यम ऊंचाई वाले हो वहाँ पर लोग रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। और दूसरा पॉइंट है कि ऐसे क्षेत्र में कृषि, सड़क, परिवहन, उद्योग के लिए अनुकूल होते हैं। अब ये क्षेत्र क्या होते हैं? कृषि के लिए, उद्योगों के लिए क्या है? महत्वपूर्ण होते हैं। इस कारण यहाँ पर लोग रहना पसंद ज़्यादा करते हैं। और तीसरा है कि इसके विपरीत पर्वतीय और उच्च क्षेत्र
परिवहन के विकास में बाधा आते हैं डालते हैं, यानी कि परिवहन के जैसे कि ये दो पर्वत हैं, तो यहाँ पर लोग क्यों रहना पसंद नहीं करते हैं? तो पहले तो ये जगह समतल नहीं है, और दूसरी बात कि यहाँ पर जैसे कि आवागमन के लिए जो कि परिवहन है वो यहाँ पर नहीं उपलब्ध हो सकता आसानी से। इस कारण ये इसका सही आंसर है, मतलब इसका अपन एक्सप्लेनेशन देखते हैं तो ये होता है, और इसलिए वहाँ जनसंख्या कम पाई जाती है। और यहाँ पर उदाहरण के लिए भी हमने उदाहरण भी लिया है कि गंगा का मैदान सघन आबादी वाला क्षेत्र है, जबकि देखें हिमालय क्षेत्र में विरल आबादी की जनसंख्या रहती है, यानी कि विरल आबादी हैं। वहाँ पर जनसंख्या क्या है कि हिमालय पर कम रहती हैं, क्या रहती हैं, कम रहती हैं। तो बढ़ते हैं अब आगे। जनसंख्या का भौगोलिक कारक भी, वितरण का भौगोलिक कारक देख लिया, अब देखते हैं आगे बढ़ते हैं आगे। अब अपने पास आते हैं अन्य महत्वपूर्ण कारक जो कि 2 पॉइंट देके दें, और अब हम देखेंगे जलवायु और मिट्टियाँ भी देखेंगे। तो मिट्टियाँ और जलवायु किस प्रकार से लोगों को प्रभावित करती हैं? तो जहाँ पर लोग ज़्यादा वर्षा होगी वहाँ पर लोग रहना कम पसंद करते हैं, और जहाँ पर एकदम कम होती हैं वहाँ पर भी लोग रहना कम पसंद करते हैं। लोग वहाँ ज़्यादा रहना पसंद करते हैं जहाँ पर मध्यम स्थान, मतलब मध्यम वर्षा हो, और ना ज़्यादा वर्षा होती है और ना कम हो, वहाँ पर लोग रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो अब पढ़ लेते हैं इसको पॉइंट को। तो पढ़ने से पहले पेन चेंज। हाँ, तो अधिक गर्म या अधिक ठंडी जलवायु मानव बसाव के लिए असुविधाजनक होती हैं, और सुखद और समशीतोष्ण जलवायु वाले क्षेत्रों में मानव बसाव के लिए अनुकूल होती है। ऐसी जलवायु में ना तो अत्यधिक गर्मी होती है और न ही अत्यधिक ठंड होती है, जिससे कि जीवन यापन है वो सुगम हो जाता है। मानव कहाँ बसना पसंद करता है? जहाँ पर ना तो ज़्यादा ठंड हो, ना ज़्यादा ठंड हो, ना ज़्यादा क्या हो, गर्मी हो। मानव समान, यानी कि अपने सुविधाजनक स्थान पर रहना पसंद करता है जहाँ पर मध्यम हो, ना तो ज़्यादा गर्मी हो ना ज़्यादा ठंडी हो। तो ये पॉइंट भी अपना जलवायु का भी पॉइंट क्लियर हो गया। अब बढ़ लेते हैं मिट्टियाँ। ये मिट्टियाँ बहुत ही ज़्यादा मानव को प्रभावित करती हैं। मिट्टियाँ यानी कि खेती उपजाऊ मिट्टी वाले क्षेत्रों में कृषि उत्पादन अधिक होता है, यानी कि जहाँ पर उपजाऊ मिट्टी होगी वहाँ उत्पादन क्या होगा, ज़्यादा होगा उत्पादन, और इससे लोगों के लिए भोजन की उपलब्धता बढ़ती और जनसंख्या घनत्व अधिक होता है। जहाँ पर खेती अधिक होती है वहाँ पर जनसंख्या घनत्व अधिक होता है, जहाँ पर मिट्टी अधिक होती है वहाँ पर जनसंख्या घनत्व अधिक होता है, मतलब अधिक उपजाऊ होती है वहाँ पर जनसंख्या घनत्व अधिक होता है। और कम उपजाऊ मिट्टी या पथरीली मिट्टी वाले क्षेत्रों में कृषि करना कठिन होता है, इसलिए वहाँ पर जनसंख्या कम निवास करती हैं। उदाहरण के लिए वही गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी है, सघन बसने वाला है वो क्षेत्र हैं। और अगर हम बात करें जैसे कि पहाड़ी हिमालय के अंदर, तो हिमालय के अंदर उपजाऊ मिट्टी नहीं है, इस कारण वहाँ पर जनसंख्या नहीं निवास करती हैं। तो अब चलते हैं अपने अगली स्लाइड के अंदर। अब देखते हैं अपना आर्थिक कारक क्या होते हैं, या आर्थिक यानी कि रुपए पैसे वो इसको कैसे प्रभावित करते हैं जनसंख्या बसाव को या वितरण को। तो शुरू करते हैं, इस पॉइंट को भी देखना, इस स्लाइड को शुरू कर लेते हैं। तो आर्थिक कारक जनसंख्या के वितरण और घनत्व को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। किसी क्षेत्र की आर्थिक गतिविधियां, संसाधनों की उपलब्धता, रोजगार के अवसर, उद्योग धंधे, व्यापार तथा आय का स्तर जनसंख्या वितरण को प्रभावित करते हैं। जहां अधिक रोजगार, आय और आर्थिक अवसर होते हैं वहाँ अधिक जनसंख्या निवास करती हैं। जहाँ पर लोगों की आय अधिक होती है वहाँ पर लोग ज़्यादा रहना पसंद करते हैं। जहाँ पर रूप से जबकि आर्थिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों में जनसंख्या कम पाई जाती हैं। मुख्य बिंदु जो कि देख लेते हैं, रोजगार के अवसर, तो जहाँ लोग व्यापार और सेवाओं में अधिक अवसर होते हैं वहाँ अधिक लोग रहते हैं। जहाँ पर क्या है, लोग उद्योगों के अंदर, व्यापार के अंदर, सेवाओं के अंदर अधिक अवसर
प्राप्त होते हैं वहाँ पर लोग क्या कहें रहना अधिक पसंद करते हैं। आय का स्तर देखें तो उच्च आय वाले क्षेत्रों में जीवन स्तर बेहतर होने के कारण जनसंख्या अधिक होती है। जहाँ पर आय अधिक होगी वहाँ पर जनसंख्या भी अधिक होती है। और व्यापार और परिवहन, अच्छे परिवहन और व्यापारिक सुविधाओं वाले क्षेत्रों में अधिक जनसंख्या क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। यानी कि जहाँ पर परिवहन अच्छा होगा ना वहाँ वो क्या करेगी, जनसंख्या को अपनी ओर आकर्षित ज़्यादा करता है। जैसे कि उद्योग हो गए, परिवहन हो गए, कृषि हो गई, यहाँ पर नगर हो गए, रोजगार के अवसर हैं, वो क्या करते हैं, जनसंख्या को अपनी ओर ज़्यादा आकर्षित करते हैं। क्या करते हैं, अपनी ओर ज़्यादा आकर्षित करते हैं। उदाहरण के लिए देख लेते हैं तो कोयला, लोहा, पेट्रोलियम जैसे खनिजों वाले क्षेत्रों के उद्योग स्थापित होने से जनसंख्या अधिक होती है। बड़े बड़े शहरों, औद्योगिक क्षेत्रों और व्यापारिक केंद्रों जैसे कि मुंबई हो गई, दिल्ली हो गई, कोलकाता, चेन्नई आदि में जनसंख्या घनत्व अधिक हैं। खेती योग्य भूमि, सिंचाई की सुविधाएं और कृषि आधारित उद्योगों वाले क्षेत्रों में भी जनसंख्या अधिक पाई जाती है। ग्रामीण क्षेत्रों के तुलना में शहरी और औद्योगिक क्षेत्रों में जनसंख्या अधिक केंद्रित होती हैं। गांवों में जनसंख्या कम होती है, शहरों के अंदर जनसंख्या अधिक होती है। इस सभी का इस लास्ट वाले पॉइंट का अगर सार देखें तो हमने आर्थिक कारक भी पढ़ लिया है। अब देखते हैं राजनीतिक कारण और सामाजिक कारण। तो राजनीतिक कारण देख लेते हैं अब हम। तो राजनीतिक कारण के अंदर हैं कि राजनीतिक कारक जनसंख्या के वितरण और घनत्व को प्रभावित करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। शासन व्यवस्था देख लेते हैं तो स्थिर और सुशासन वाली सरकार तथा कानून व्यवस्था अच्छी होने पर लोग उस क्षेत्र में बसना पसंद करते हैं। जहाँ पर कानून अच्छा होगा वहाँ पर लोग बसना ज़्यादा पसंद करते हैं। नीतियाँ एवं रोजगार, जनसंख्या के वितरण को सरकार की नीतियाँ जैसे कि औद्योगिक नीतियाँ, क्षेत्रीय विकास योजनाएं, भूमि सुधार नीतियाँ आदि प्रभावित करती हैं। रोजगार को कौन प्रभावित करता है या राजनीतिक कारण के अंदर, तो नीति और योजनाओं को जनसंख्या वितरण क्या है, सरकार की आय मतलब सरकार की नीतियाँ हैं वो सभी प्रभावित करती हैं जनसंख्या वितरण को। सुरक्षा एवं शांति, जिन क्षेत्रों में राजनीतिक अस्थिरता, जहाँ पर राजनीतिक अस्थिरता होती है, अशांति होती हैं, आंतरिक सुरक्षा की नहीं होती हैं, वहाँ पर लोग रहना क्या करेंगे, कम पसंद करेंगे या रहेंगे भी नहीं। और जहाँ पर स्थिरता होती है, शांति होती है, आंतरिक सुरक्षा होती है, वहाँ पर लोग रहना ज़्यादा पसंद करेंगे। क्या करेंगे, ज़्यादा रहना पसंद करेंगे। और सीमाएं एवं क्षेत्रीय विवाद, सीमा विवाद, युद्ध, राजनीतिक तनाव वाले क्षेत्रों में जनसंख्या कम होती है क्योंकि वहाँ बसना जोखिमपूर्ण होता है। यहाँ इसकी उदाहरण की बात करें ना तो जब 1971 का जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था ना, उस समय बांग्लादेश से कुछ लोग पलायन करके हमारे यहाँ भारत के अंदर आ गए थे ना, तो वो चकमा शरणार्थी कहलाते हैं वो अभी। तो वो यहाँ पर आ गए थे किस कारण से, वो सीमाएं एवं क्षेत्रीय विवाद के कारण से ही आए थे भारत के अंदर और यहाँ पर आकर रहने लग गए हैं। और प्रशासनिक सुविधाएं, बेहतर प्रशासन, कानून व्यवस्था, नागरिक सेवाएं तथा बुनियादी ढांचा होने पर लोगों का पलायन उस क्षेत्र की ओर हो जाता है और जनसंख्या वहाँ पर बढ़ जाती है। प्रशासनिक सुविधाएं जहाँ पर अच्छी होती हैं वहाँ पर लोग क्या करेंगे, जाना पसंद करते हैं। उदाहरण के लिए दिल्ली, चंडीगढ़ जैसे क्षेत्रों में राजनीतिक स्थिरता, बेहतर प्रशासनिक और विकास नीतियों के कारण जनसंख्या क्या है, अधिक हैं। और अब हम देख लेते हैं राजनीतिक कारण अपना कंप्लीट हो गया है और अब है अपना कारण नंबर डी यानी कि सामाजिक कारक। तो सामाजिक कारक देख लेते हैं, इसकी भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। शिक्षा का प्रसार जितना ऊंचा होता है जनसंख्या वहाँ पर ज़्यादा रहती हैं। स्वास्थ्य सुविधाएं, चिकित्सा सुविधाओं की उपलब्धता से मृत्यु दर कम होती हैं और जनसंख्या क्या है, बढ़ती हैं। सामाजिक रीति रिवाज एवं परंपराएं, लोग
जहाँ का रिवाज मिलता जुलता है, लोग वहाँ पर आकर रहना पसंद करते हैं। उदाहरण के लिए कोई राजस्थानी व्यक्ति उत्तर प्रदेश जाता है या फिर वो बेंगलुरु जाता है, तो उसके जो कि त्यौहार से संबंधित रीति रिवाज वहाँ उत्तर प्रदेश से ज़्यादा मिलेंगे, बेंगलुरु से कोलकाता से कम मिलते हैं। तो इसलिए पहले लोग क्या करेंगे कि अपने जो कि संस्कृति के हिसाब से रहना भी पसंद करेंगे। तो अब अगला पॉइंट है कि धर्म एवं आस्था। कुछ धार्मिक मान्यताएं, जैसे कि हिंदू व्यक्ति हैं तो वो हिंदू के पास जाकर रहना पसंद करेगा, और मुस्लिम है वो मुस्लिम के पास रहना ज़्यादा पसंद करेगा। जीवन स्तर की देखें तो जीवन स्तर जहाँ पर अच्छा होगा, यानी कि स्वच्छता होगी, सामाजिक सुरक्षा अच्छी होगी और मनोरंजन के संसाधनों की उपलब्धता होगी, वहाँ पर लोग है ना, यानी कि वे सभी कारक आकर्षित करेंगे किसको, जनसंख्या वितरण को, यानी कि लोगों को अपनी ओर आकर्षित करेंगे। उदाहरण देख लेते हैं तो केरल जैसे राज्यों में शिक्षा का स्तर और स्वास्थ्य सुविधाएं कम होने पर भी जनसंख्या वृद्धि अपेक्षाकृत कम है, यहाँ पर उत्तम होने के कारण। जबकि उत्तर प्रदेश बिहार जैसे राज्यों में सामाजिक कारकों से जनसंख्या वृद्धि अधिक होती है, सामाजिक कारकों से भी जनसंख्या वृद्धि अधिक होती है, ये कारण इसका महत्वपूर्ण है। तो अब बढ़ लेते हैं अब अपना पॉइंट आता है पॉइंट नंबर 4, जो कि है जनसंख्या वृद्धि, यानी कि जनसंख्या वृद्धि देख लेते हैं। तो जनसंख्या वृद्धि होती है, प्राकृतिक वृद्धि होती है, एक वास्तविक वृद्धि होती है। प्राकृतिक वृद्धि यानी कि जितने जन्मे उनमें से जितने मरे हैं उनको घटा दो, क्या होगी, प्राकृतिक वृद्धि हो जाएगी। यानी कि जन्म माइनस मृत्यु ही प्राकृतिक वृद्धि है। और अब देख लेते हैं हम वास्तविक वृद्धि। वास्तविक वृद्धि के अंदर आप्रवास और उत्प्रवास को भी शामिल किया जाता है, यानी कि जन्म माइनस मृत्यु प्लस आप्रवास माइनस उत्प्रवास, यानी कि लोग कितने जन्मे हैं और कितने मरे हैं, तो उनमें से तो घटाते हैं, और प्लस क्या करते हैं, तो लोग कितने आए हैं वो प्लस करते हैं, और माइनस क्या करते हैं, यहाँ से कितने गए हैं वो माइनस करते हैं। यानी कि पूरा का पूरी इसकी हम देखें तो जन्म माइनस मृत्यु प्लस आप्रवास माइनस उत्प्रवास, ये है जनसंख्या वृद्धि। नेक्स्ट स्लाइड के अंदर चलते हैं। तो यहाँ पर है ना, जनसंख्या का परिवर्तन के घटक देखेंगे। तो जनसंख्या परिवर्तन के घटक कौन कौन से हैं? तो जनसंख्या परिवर्तन के घटक हैं वो हैं 3, जन्म मृत्यु प्रवास। तो जन्म देख लेते हैं। पॉइंट नंबर 1, किसी क्षेत्र में जन्म लेने वाले शिशुओं की संख्या को क्या कहा जाता है? जन्म कहा जाता है। किसी क्षेत्र पर जितने शिशु जन्म लेते हैं वो क्या कहलाते हैं? जन्म कहलाते हैं। मृत्यु यानी कि मृत्यु किसी क्षेत्र विशेष में मृतकों की संख्या या व्यक्तियों की संख्या होती है। और प्रवास, तो प्रवास है एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थायी रूप से जाने वाले व्यक्तियों की संख्या को क्या कहते हैं? प्रवास कहते हैं। अब देखो नोट के अंदर है कि जनसंख्या परिवर्तन मुख्य रूप से उपयुक्त तीनों कारकों पर निर्भर करता है। इन तीनों कारकों पर निर्भर करता है क्या? जनसंख्या परिवर्तन। अब आगे चलकर अब यहाँ पर है ना, ये प्रवास है, इसको भी 2 भागों में बांटा गया है। प्रवास को भी कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है। एक तो होगा आप्रवास, और एक होगा उत्प्रवास। क्या होगा? एक होगा उत्प्रवास। आप्रवास यानी कि किसी क्षेत्र से आना, और उत्प्रवास यानी किसी क्षेत्र को छोड़कर जाना। उदाहरण के लिए कोई व्यक्ति राजस्थान से क्या जाता है? राजस्थान से मध्य प्रदेश जाता है, MP। तो जहाँ से व्यक्ति राजस्थान से जाता है तो वहाँ से तो हो गया उत्प्रवास, और आप्रवास कहाँ होगा? MP के अंदर होगा आप्रवास। राजस्थान से होगा उत्प्रवास। हो गया, तो ये हो गया क्लियर टॉपिक जनसंख्या परिवर्तन के घटक। तो अब नेक्स्ट टॉपिक के अंदर चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है अपना प्रवास। मैंने कहा ना आप्रवास और उत्प्रवास, वो भी अपन यहाँ पर देख लेते हैं।
आप्रवास यानी किसी स्थान पर आने की प्रक्रिया, यानी कि राजस्थान से एमपी गए ना तो वहाँ पर आप्रवास यानी कि सॉरी आप्रवास, वहाँ मैंने आपको गलत समझा दिया होगा शायद। उत्प्रवास तो राजस्थान से होगा, आप्रवास कहाँ पर होगा? आप्रवास होगा एमपी के अंदर दोस्तों, वो हो गया, गलती हो गई, सॉरी दोस्तों यहाँ पर। अब उत्प्रवास यानी कि एमपी राजस्थान से गया है तो उत्प्रवास राजस्थान से होगा, आप्रवास होगा एमपी यानी मध्य प्रदेश के अंदर। तो एक मिनट है दोस्तों। उत्प्रवास किसी स्थान को छोड़कर जाने की प्रक्रिया उत्प्रवास कहलाती है। अब प्रवास के प्रेरक कारक देख लेता हूँ। कोई व्यक्ति किसी स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर जाना क्यों चाहता है, उसके हम कारण देख लेते हैं। कारण क्या होते हैं? तो पहला कारण है कि रोजगार के अवसर। लोग के रोजगार के अवसर है ना व्यक्ति को अपनी ओर क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। और दूसरा पॉइंट है स्वास्थ्य सुविधाएं। स्वास्थ्य सुविधाएं, जहाँ पर अच्छे अच्छे हॉस्पिटल होंगे वहाँ पर लोग रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। बेहतर जीवन स्तर, जहाँ का जीवन स्तर बेहतर होगा वहाँ पर लोग क्या होंगे, आकर्षित होंगे। शिक्षा की सुविधाएं, जहाँ पर अच्छी शिक्षा होगी वहाँ पर लोग ज़्यादा रहना पसंद करते हैं। उदाहरण के लिए जैसे कि दिल्ली हो गए, दिल्ली के अंदर है ना अच्छी अच्छी मतलब कोचिंग है, तो वहाँ पर लोग जैसे कि स्टूडेंट हो गए तो वहाँ पर लोग यानी कि स्टूडेंट जाना पसंद करते हैं, वहाँ पर रहना तैयारी करना पसंद करते हैं। इसी वजह से यहाँ पर शिक्षा एक महत्वपूर्ण सुविधाएं हो जाती हैं। अब याद करने योग्य क्या है बात है, तो याद करने योग्य बातें मैंने यहाँ पर नीचे लिखी हुई हैं। तो जनसंख्या घनत्व देख लेते हैं याद करने योग्य। तो जनसंख्या घनत्व का सूत्र तो कुल जनसंख्या भाग में है कुल क्षेत्रफल, यानी कि जनसंख्या बटा क्षेत्रफल हो गया है यहाँ पर। और प्राकृतिक वृद्धि, जन्म दर यानी कि जन्म माइनस मृत्यु, यह प्राकृतिक वृद्धि हो गई। और वास्तविक वृद्धि है तो जन्म दर माइनस मृत्यु दर प्लस आप्रवास माइनस उत्प्रवास, यह वास्तविक वृद्धि का सूत्र हो गया। ये आपको याद करना है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है जो कि एग्ज़ाम के अंदर पूछे ही जाते हैं, हर बार पूछे जाते हैं। इन तीनों में से कोई एक सूत्र तो बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट स्लाइड के अंदर हम देखेंगे जनांगीय संक्रमण सिद्धांत। जनांगीय संक्रमण क्या देखेंगे, सिद्धांत देखेंगे। जनांगीय संक्रमण सिद्धांत है, उसकी 3 अवस्थाएं होती हैं, तीनों की 3 अवस्थाओं को देखेंगे। ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ये मैं कहता हूँ यहाँ पर इम्पोर्टेंट लगा दो दोस्तों, ये क्या कर दो, इम्पोर्टेंट लगा दो। तो इस स्लाइड को भी पढ़ लेते हैं जो, तो ये अपने 30 मिनट के अंदर पूरा हो जाएगा चैप्टर कंप्लीट। तो अवस्था 1 है यहाँ पर पॉइंट नंबर फर्स्ट यानी कि जन्म दर। यहाँ पर अवस्था, जन्म दर, मृत्यु दर, जनांगी के वृद्धि, वितरण। यहाँ पर आपको क्या करना है कि ये पूरी की पूरी सारणी बना लेनी है जिससे कि इन तीनों अवस्थाओं को आपको याद होगा, समझने में आसानी होगी दोस्तों। तो पहली देख लेते हैं, पहली अवस्था के अंदर जन्म दर उच्च रहती है, मृत्यु दर उच्च रहती हैं। क्या कारण इसके क्या है, तो प्राकृतिक अवस्थाएं, स्वास्थ्य सुविधाएं कम थी, मृत्यु दर भी अधिक थी। इस कारण क्या है कि भोजन की सुविधाएं भी अच्छी नहीं थी, तो इस कारण ज़्यादा जन्म दर भी ज़्यादा थी और मृत्यु दर भी ज़्यादा थी। लेकिन सुविधाएं भी यहाँ पर अच्छी नहीं थी, स्वास्थ्य। इस कारण जनसंख्या वृद्धि क्या है, स्थिर रहती थी और होती भी तो बहुत कम होती थी, जनसंख्या वृद्धि बहुत कम होती थी। नेक्स्ट यानी दूसरे पॉइंट के अंदर उच्च जन्म दर तो है और मृत्यु दर क्या है कि घट जाती हैं तेज़ी से, और जनसंख्या वृद्धि क्या होती है, तेज़ी से होती हैं। इसका कारण तो स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार होने लग गए यहाँ, जहाँ जिससे क्या हुआ कि मृत्यु दर घटने लग गई, लोग मरने कम हो गए, ज़्यादा सुविधाएं यानी स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हो जाती हैं। जबकि जन्म क्या है, दर उच्च हैं। यहाँ पर लोग यानी बच्चे जन्मते ज़्यादा हैं और मरते कम हैं, और जनसंख्या है वो तेज़ी से बढ़ती है। तीसरा पॉइंट है, तो तीसरे पॉइंट के अंदर सभी
निम्न स्तर, जैसे कि जन्म दर भी निम्न होगी क्योंकि लोग ज़्यादा पढ़ने लिखने शुरू हो जाते हैं। जन्म दर निम्न, मृत्यु दर भी निम्न, और जनसंख्या वृद्धि है वो स्थिर हो जाती है, ना ही बढ़ती हैं और ना ही घटती हैं, यानी कि बढ़ती नहीं है और ना घटती, यानी कि दोनों स्थिर हो जाती हैं। यहाँ पर शिक्षा का प्रसार हो जाता है, स्वास्थ्य सुविधाएं, रोजगार और जीवन स्तर में सुधार से जन्म दर और मृत्यु दर दोनों निम्न स्तर पर आ जाते हैं, यानी कि लोग पढ़ने लिखने शुरू हो जाते हैं और जिससे कि स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी हो जाती है, रोजगार मिल जाते हैं, जीवन के स्तर सुधर जाता है उनका, और जिससे कि जनसंख्या वृद्धि है वो स्थिर हो जाती हैं। तो अब अपन वापस से याद करने योग्य जो कि बातें हैं उनको देख लेते हैं दोस्तों। तो याद करने योग्य बातें ये 3 हैं, और ये मैंने आपको यहाँ पर इम्पोर्टेंट लगा देता हूँ, ये इम्पोर्टेंट है, याद करके ही जाना है एग्ज़ाम के अंदर दोस्तों। तो मेरे भाइयों, याद करने योग्य सूत्र देख लेते हैं। तो पहला सूत्र था जनसंख्या घनत्व का कुल जनसंख्या बटा कुल क्षेत्रफल, और दूसरा सूत्र था अपना प्राकृतिक वृद्धि का जन्म दर माइनस मृत्यु दर, तीसरा सूत्र था वास्तविक वृद्धि का जो कि जन्म दर माइनस मृत्यु दर प्लस आप्रवास माइनस उत्प्रवास। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना, और ऐसे वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, जिससे कि आपको नई वीडियो अपनी जो कि आती है 1 शॉट की वो आपको मिल जाएगी। और बेल आइकन को क्या कर देना है, ऑन कर देना है, क्या करना है, ऑन, जिससे कि आपको जो भी अपना वीडियो है ना अपलोड होता है तो आपको सबसे पहले क्या मिलेगी, जानकारी मिल जाएगी दोस्तों। तो आज के इस वीडियो के अंदर बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। हाँ, उससे पहले मैंने आपको कहा था 30 मिनट के अंदर मैं इस पूरे के पूरे चैप्टर को ख़त्म करूँगा, तो वो मैंने करके दिखा दिया है दोस्तों। तो और ऐसे ही वीडियो जो कि पाने के लिए इस चैनल को फिर से एक बार बोल रहा हूँ, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर इस प्रकार के 1 शॉट जो कि एकदम पीपीटी यानी कि पीपीटी के माध्यम से आपको समझाई जाती हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।